नमस्ते। आप सब विद्यार्थियों का, मित्रों का एक बार फिर से हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। आज का हमारा विषय है स्त्री विमर्श। ये बीए पार्ट 3 के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में काम का है। फर्स्ट पेपर में तो ये 5वीं यूनिट में है ही, और बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर में ये साहित्यिक निबंध के रूप में काम आ सकता है। साहित्यिक निबंध के रूप में आपको जो मैंने फर्स्ट पेपर में युग पढ़ाए थे, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, वो सारे भी काम के हैं। उनमें से कोई भी एक युग निबंध के रूप में आ सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट पेपर का कंटेंट सेकंड पेपर में भी काम आ सकता है। इसी तरह से स्त्री विमर्श, हमारी 5वीं इकाई में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, विकलांग विमर्श, रस, रसावयव, रस के भेद, रस निष्पत्ति, बिंब, प्रतीक, मिथक, फैंटेसी, इतना हमारे 5वीं इकाई में है। तो कल के वीडियो के बाद मेरे पास डिमांड आई थी स्टूडेंट्स की कि मैं स्त्री विमर्श पर बात करूं। स्त्री और विमर्श दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। स्त्री का मतलब महिला, विमर्श का मतलब उसके बारे में होने वाली बातचीत। मूल रूप से आप इसको यूं समझ लीजिए कि लैंगिक असमानता के खिलाफ यह विचारधारा विकसित हुई। शुरुआत में ये लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसके लिए शुरू हुई थी। आज इसका जो कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म, स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में कहते हैं फेमिनिज्म, और स्त्री के पक्ष में लिखने वाले लोगों को फेमिनिस्ट। आज इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कास्ट, क्लास, रेस, कलर, जेंडर, किसी भी तरह से, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ होने वाले इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, होने वाले अन्याय, शोषण, असमानता के विरुद्ध विचार व्यक्त करने वाली, विरोध दर्ज कराने वाली और समानता के लिए लड़ाई लड़ने वाली विचारधारा का नाम बन चुका है ये फेमिनिज्म। भारत में ताराबाई शिंदे को पहली स्त्री विमर्श की लेखिका माना जाता है। 1882 ईस्वी में मराठी में उनका स्त्री पुरुष तुलना ग्रंथ किताब प्रकाशित हुई थी, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। इनके बाद पंडिता रमाबाई का नाम एक प्रारंभिक फेमिनिस्ट के रूप में लिया जा सकता है। लेखक लेखिकाओं की बात मैं बाद में करूंगी। पहले जो धरातल पर जिन्होंने काम किया, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले उनके पति, फातिमा शेख इनकी सहयोगी, इन लोगों ने पहली बार भारत में बालिका शिक्षा के लिए स्कूल खोले। स्त्री विमर्श में स्त्रियों के द्वारा लिखा गया साहित्य सबसे अधिक माना जाएगा। स्त्री विमर्श में स्त्रियों के द्वारा लिखा गया, स्त्री समानता की बात करने वाला, हर प्रकार के अन्याय के खिलाफ लिखने वाला साहित्य माना जाता है। यूं पुरुषों ने भी लिखा है। राजा राममोहन राय, जगदीश चंद्र बोस, बाबा साहेब आम्बेडकर, जिनका योगदान हर भारतीय स्त्री को, पुरुष को, सबको मानना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए ऐसे कानून बनवाए जिनमें उनको हक मिला, जीने की आजादी मिली। लेकिन स्त्री विमर्श एक लेखन के तौर पर उस आंदोलन को कहेंगे जहां महिलाएं अपनी बात अपनी लेखनी से, अपने अनुभवों के बारे में कह सके। इस रूप में सिमोन द बाउवा के फ्रेंच ऑथरेस, फ्रांस की राइटरेस, फ्रांस की लेखिका सिमोन द बाउवा की लिखी हुई किताब द सेकंड सेक्स फेमिनिस्ट आंदोलन के लिए बाइबिल मानी जाती है। उस किताब का हिंदी अनुवाद स्त्री उपेक्षिता के नाम से प्रभा खेतान ने किया था। लेखिकाओं में महादेवी वर्मा, जिनको छायावादी कवयित्री, वेदना की कवयित्री, आधुनिक मीरा कहा जाता है, उनका गद्य याद रखिए स्त्री विमर्श के लिए मील का पत्थर है। उनकी किताब श्रृंखला की कड़ियां व्यवस्थित रूप से लिखी गई हिंदी की पहली
स्त्री विमर्श की रचना मानी जाती है। हिंदी में उन्होंने लिखा, ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना मराठी में थी। बहुत सारी महिला कथाकारों ने अपनी आत्मकथाओं के माध्यम से अपने जीवन को चित्रित किया। जैसे दलित विमर्श में सवर्णों ने दलितों के पक्ष में चाहे जितना भी लिखा हो, लेकिन दलित साहित्यकारों के द्वारा अपने जीवन के कटु अनुभवों को लेखन के माध्यम से व्यक्त करना दलित विमर्श कहलाता है। ठीक उसी प्रकार महिला कथाकारों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, महिला समाज सुधारकों के द्वारा अपने ऊपर हुए अत्याचार, अपने जीवन के भोगे गए यथार्थ को जब रचना में, लेखन में शुमार किया जाता है तो उसको स्त्री विमर्श का लेखन कहते हैं। अभी मैंने पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, सिमोन द बाउआ, वर्जीनिया वुल्फ, मनु भंडारी, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम, इन लोगों के लिखे हुए साहित्य को देखा और समझा है। इनमें से कुछ ऐसे साहित्यकार भी हैं जिन्होंने लेखन में स्त्री विमर्श का प्रारंभ ही नहीं किया, बल्कि हमें अपना मुरीद भी बनाया, लेकिन वास्तविक जीवन में वे पुरुषों के, पुरुष प्रधान समाज के पुरोधा का काम करती है, ढोने का काम करती है। स्त्री विमर्श आंदोलन में स्त्रियों के समान अधिकारों की बात की जाती है, उनको समान मजदूरी की बात की जाती है। 1979 में जो आंदोलन चला था लंदन में, न्यूयॉर्क में, जिसके बाद महिलाओं को समान वेतन मिलने लगा, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है, ये सब हमारी पुरखिनों का काम है। हमने अपने पूर्वज, अपने घर वालों के रूप में जितने भी समझे होंगे, लेकिन बीइंग ए वुमेन, एक औरत होने के नाते मेरी पुरखिने, मेरी पूर्वज, वो सब महिलाएं हैं जिन्होंने मेरे अस्तित्व को बनाए रखने में, मेरी लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना जीवन, सर्वस्व, अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। अभी हम जिस दुनिया में रहते हैं वो हमें बहुत एडवांस दुनिया लगती है, बहुत आगे बढ़ी हुई लगती है। मेरा वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो मेल फीमेल दोनों हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुषों को ये लगता है कि स्त्री विमर्श जो है वो मर्दों के खिलाफ है। एक सही बात यह है कि स्त्री विमर्श मर्दों के नहीं, मर्दवाद के खिलाफ है। पितृसत्ता पुरुषों का भी उतना ही नुकसान पहुंचाती है जितना स्त्रियों का। एक शानदार पुरुष वह होता है जो अपने बराबर समझे दूसरों को। एक शानदार महिला भी वही होती है जो किसी भी तरह का भेदभाव अपने साथ दूसरों से न करे। स्त्री विमर्श में भी कई शाखाएं हो गई। ये पाश्चात्य देशों से व्हाइट लेडीज के द्वारा शुरू किया गया, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लेखिकाएं थीं जिन्होंने अपने आंदोलन के जरिए और ब्लैक महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उसमें मॉरिसन का नाम आता है। बहुत सारी हमारी स्त्री विमर्श की रचनाकार हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इस आंदोलन के लिए अपने को होम कर दिया और उन्होंने इस कलर, क्लास, जेंडर, सभी तरह की जो असमानताएं हैं उससे अपने को दूर रखा। मैं जो बात बता रही हूँ वो ये है कि 2-2 नंबर के प्रश्न में आए तो आपको शॉर्ट में लिखना है, या जैसे आ गया कि आप स्त्री विमर्श की कोई 2 रचनाओं के नाम लिखें, तो एक तो आप लिख देंगे द सेकंड सेक्स, सबसे पहले यही लिखना है। दूसरा आप हिंदी वाली लिख देंगे महादेवी वर्मा की द सेकंड सेक्स, तो सिमोन द बाउआ, और महादेवी वर्मा की आप लिख देंगे स्त्री एक उपेक्षिता। मैं आज शायद थोड़ी खोई हुई हूँ, विचार कहीं और चल रहे हैं, विशृंखल मैं खुद को महसूस कर रही हूँ, आपने नोटिस किया हो तो। और दूसरी बात अगर आ जाए कि इस आंदोलन का सूत्रपात कहाँ से हुआ था, तो यूरोप से हुआ था। भारत में इसका प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? देखिए, दलित आंदोलन और स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, दोनों का मराठी साहित्य बहुत रिच है। दोनों की शुरुआत वहीं से हुई थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिष राय,
शरण कुमार लिम्बाले, ये सब मराठी साहित्यकार हैं और वहीं से इस दलित विमर्श भारत में हिंदी साहित्य में भी आया। ठीक उसी तरह से ताराबाई शिंदे ने मराठी से इसकी शुरुआत की थी। हमारे साहित्य में, हमारे किताब में अगर आप कवियों की बात करें तो रघुवीर सहाय की कविता हमारी क्लास में चलती है, बीए पार्ट 3 में पढ़िए गीता। ये पूरी तरह से स्त्री विमर्श की रचना है। ऐसे ही मृदुला गर्ग का उपन्यास कठ गुलाब, वो स्त्री विमर्श की रचना है। इसी प्रकार से कृष्णा सोबती का उपन्यास मित्रों मरजानी, ए लड़की, समय सरगम, इनमें स्त्री के अधिकारों की बात की गई है। आपको कुल टोटल स्त्री विमर्श में सबसे मोटी बात यह समझनी है कि लैंगिक असमानता, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को महसूस करके, उसका विरोध करके और समानता के लिए लड़ने वाले आंदोलन का नाम था स्त्री विमर्श। अब यह आंदोलन अपना रूप बढ़ा करके हर प्रकार की असमानता के खिलाफ लड़ाई करके सभी तरह से सबको समान समझने की लड़ाई लड़ रहा है। एक तो इसका रूप विकसित हो गया, दूसरा इसकी कई शाखाएं बन गई, जिसमें अगर सवर्ण महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं तो दलित महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। सवर्ण महिलाओं की लड़ाई सिर्फ अपने घरों से, अपने परिवार के मर्दों से समानता पाने के लिए है, लेकिन दलित महिला को मर्दों से ही नहीं, सवर्ण महिलाओं से भी समानता पाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। अगर सवर्ण महिला अपने घर में दोहरा व्यवहार झेलती है तो दलित महिला घर, परिवार, समाज से लेते हुए हर जगह, मतलब दलित महिला, आप समझ लीजिए कि दलितों में भी महादलित है, क्योंकि उसके ऊपर भी शासन करने के लिए उसका पति, पिता, भाई, पुत्र, एक कोई ना कोई मर्द है। और स्त्री विमर्श में सबसे बड़ा आपको समझने की चीज है कि ये मर्दों के खिलाफ नहीं है, मर्दवाद के खिलाफ है। और ये मर्दवाद स्त्रियों में भी हो सकता है। जो पैट्रियार्कल पैटर्न है समाज का, जो पितृसत्तात्मक ढांचा है, ये पुरुषों को भी उस तरह से तैयार करता है कि वो एक करुणामय इंसान के रूप में विकसित नहीं होकर के एक मर्द के रूप में विकसित होते हैं। हमें पैदा जब होते हैं, जब हम इंसान होते हैं ना, हम लड़की लड़का नहीं होते। सिमोन द बउआ ने कहा था लड़की पैदा नहीं होती, समाज उसको लड़की बनाता है। हम भी देखते हैं छोरी की जात हो कहाँ से, लड़कियां कैसे चले, कैसे हंसे, क्या पहने, क्या खाएं, इस तक के नियम कानून है। महिलाओं की लंबी उम्र के लिए कोई व्रत नहीं है, लेकिन पुरुषों की लंबी उम्र के लिए बहनों के जरिए भी है, माओं के जरिए, बेटों वाली माँ ये व्रत करे, पति की पत्नी ये व्रत करे, यानी सुहागन ये व्रत करे, और बहनें ये व्रत करे, ये सब है। लेकिन पति अपनी पत्नी के लिए क्या करे, माँ, बेटा अपनी माँ के लिए क्या करे, भाई अपनी बहन के लिए क्या करे, ये कुछ भी हमारे समाज में दिया हुआ नहीं है। एक बच्चा संसार में पैदा होता है, लेकिन अगर वो लड़की है तो उसके नेकचार ही अलग है। उसके लिए कोई थाली नहीं बजेगी, कुआं पूजन नहीं होगा, दशोटन नहीं होगा। अब आप अगर ये सोचे नहीं हमारे फला रिश्तेदार के यहाँ तो ये हुआ था, तो उदाहरणों से समाज नहीं बनता। वो किसी के यहाँ बहुत शौक से कोई बहुत दिनों बाद में बुआ की पीढ़ी में भी लड़की नहीं थी, तब हुआ हो तो बात अलग है। आमतौर पे क्या होता है वो देखिए, लड़का और लड़की दोनों बच्चे हैं, लेकिन लड़का ऐसा क्या लेके पैदा हुआ कि उसके बाद पार्टी, फंक्शन, सब चीजें, नेक चार, नियम कानून, गीत सब अलग है। और फिर विदा होके लड़की जाती है। दो लोगों का जन्म हुआ, दो अलग अलग जेंडर का जन्म हुआ, तो देखिए कितनी अलग अलग चीजें हुई। और जेंडर सिर्फ लड़का और लड़की नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे जेंडर होते हैं जिन पर हमारा समाज हमें बात करना भी नहीं सिखाता। कोई बच्चा लड़का या लड़की हो जरूरी नहीं है, बहुत सारे और जेंडर है जिनको हम समाज में हाशिए पे डाल देते हैं। वो हमारे रहते हुए हमारे सामने अदृश्य हैं, हम उनकी जनसंख्या नोटिस नहीं करते, हम ट्रांसजेंडर्स को कुछ नहीं समझते, हम उनको उनके ताली बजाकर हम उनका मजाक बनाते हैं, हम उनकी भाषा की नकल करके मजाक बनाते हैं। तो सभी तरीके की जो असमानताएं हैं उसके खिलाफ स्त्री विमर्श आंदोलन में बात की जाती है, उसके लिए लड़ा जाता है। तो बात यही थी कि आप बहुत सारी चीजों में आपको लगेगा कि मैडम स्त्री होने के नाते स्त्रियों का पक्ष ले रही है। आप स्त्री हैं या पुरुष, आप खुद नोटिस करना शुरू कर दीजिए। आप नोट करना शुरू कर दीजिए कि आप स्त्री हैं तो आपको क्या एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, आप पुरुष हैं तो क्या आपको कम करना पड़ रहा है। मैं अक्सर क्लास में लड़कों से पूछती हूँ कि तुम्हारी संख्या 100 में से 5 होती है, 95 बच्चे नहीं आए, और लड़कियों की संख्या 100 में से 95 होती है, 5 लड़कियां नहीं आई है। वो 5 भी रोटेट होती रहती है, कोई ससुराल चली गई है, वो आई हुई है तो आ जाएगी। और सारे लड़कों से मैं पूछती हूँ कि तुम खाना खा के आओ कि भूखे पेट खाना खा के आए, फिर ये खाना किसने बनाया था?
माँ ने, चाची ने, भाभी ने, किसी ने, औरत ने बनाया था। कपड़े जो पहने हुए तुमने धुले हुए, किसने धुले? इसी तरह किसी औरत ने धुले। तुम जिस घर से सोकर उठ के आए उसमें झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन कौन कर रहा है? तो कोई ना कोई महिला करती है। यही बात मैं लड़कियों से पूछती हूँ तो पता चलता है मैम आटा मैंने लगाया था, मम्मी ने कहा कॉलेज जाने के पहले आटा लगा दे, सब्जी हम बना लेंगे। कपड़े अगर उसने धोए हैं तो झाड़ू पोछा किसी और ने किया। कुल मिलाकर अगर वो नहीं कर रही है तो भी उसकी जैसी कोई लड़की, भाभी, चाची, ताई कोई कर रही है, लड़का नहीं कर रहा है। यहाँ पर फिर अपवाद मत गिनाइएगा। इसी तरह विवाह जब होता है तो 2 लोगों का होता है, लेकिन कन्या का दान होता है। दान वस्तुओं का होता है, लेकिन पितृ सत्तात्मक समाज में दान लड़की का होता है। वर का दान कोई नहीं करता, कोई पिता या माँ अपने बेटे का दान नहीं करते। अब ये मत कहिएगा कि शादी के बाद तो पत्नी का ही हो जाता है। मजाक में बहुत सारी चीजें हम लोग अवॉइड कर देते हैं। इसके बाद आता है कि दोनों जीवन साथी बनते हैं तो किसके लिए सुहाग चिन्ह और कपड़े वस्त्र तय होते हैं? लड़की के लिए। आसानी से उसको देखकर कहा जा सकता है कि मैरिड है कि अनमैरिड है या विडो है, लेकिन पुरुष को देखकर ये नहीं कह सकते। फिर कालांतर में दुर्भाग्य से अगर जीवन साथी का देहांत हो गया तो आप देखेंगे कि लड़कियों के लिए विधान बदल जाता है। पहले जिन सुहाग चिन्हों की उसको आदत नहीं थी वो उसको जबरदस्ती दे दिए जाते, धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है, उसको पायल, चूड़ी, बिछुआ अच्छा लगने लगता है। फिर अगर दुर्भाग्य से उसके साथी की मृत्यु हो गई तो समाज बड़ी निर्ममता पूर्वक उससे छीनता है। बहुत ही क्रूर प्रथा है। पति जिसका जीवन साथी चला गया वो पहले से उदास है, पहले से मरणासन्न है, उसको उस अमानवीयता से घसीट के वहां लेके जाना और उससे वो चूड़ियां फोड़वाना। अगर जरा सा भी कोई संवेदनशील इंसान है तो वो इस प्रथा के खिलाफ जरूर बोलेगा, वो इसको पसंद नहीं करेगा। लेकिन पत्नी की मृत्यु के बाद पति को इस तरह के अमानवीय परंपराओं से, रूढ़ियों से नहीं गुजरना पड़ता। ये बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। अब पति के घर पत्नी आती है तो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हमेशा सोचते हैं कि लड़कियों की सप्लाई दूसरी जगह हो जाए, बच्चा चोर बच्चों को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, किस तरह लोग मजदूरी करने ले जाते हैं, इनका शोषण होता है। लेकिन हमारा समाज कभी ये नहीं सोचता कि विवाह भी एक प्रकार का विस्थापन है। विवाह में लड़कियों का विस्थापन तो होता है लेकिन पुनर्वास हो ये जरूरी नहीं है। वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और देखिए जिस घर में वो पली है उस घर में उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार कानूनन तो है, संविधान में तो है, पुराणों में नहीं है, धर्म ग्रंथों में नहीं है। और हमारी विडंबना ये है कि हमारे देश के लिए एक संविधान है लेकिन हमारे घरों में संविधान से नहीं, वेद पुराण से हम चलते हैं। तो यहाँ पर फिर वो पराये घर की हो जाती है। बचपन से उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे होती है, अगर उसने बाल भी छोटे करा लिए तो उसके सामने सासू मारेगी, आग लग जाओगे तो, मतलब उसका पालन पोषण इस तरह होता है कि वो मान के चलती है कि कोई एक सास है जो क्रूर होगी, कोई एक पति होगा जो उस पर राज करेगा, जो उसको उस सुंदरता, उसके कपड़े, उसका शरीर, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब इस तरीके से उसको तैयार की जाती है कि वो किसी और की धरोहर है, किसी और के लिए तैयार हो रही है, किसी और के लिए सुंदर बन रही है। और इसीलिए पहले पति के मरने पर हमारे यहाँ सती प्रथा थी कि जब पति मर गया तब इस स्त्री की समाज में कोई जरूरत नहीं है, ये किसके लिए जिंदा रहेगी। अगर सती प्रथा खत्म हुई तो फिर बाल, उसका आपने देखा होगा मूवी में भी कई जगह कि मुंडन करा दिया जाता था कि बाल जो है वो स्त्री के लिए सौंदर्य का प्रतीक है। अब जब पति इसके सौंदर्य का भोग करने वाला चला गया तो ये बाल लेकर क्या जिएगी, इसको विरूप दिखना चाहिए, कुरूप दिखना चाहिए। ये सारी चीजें पितृसत्तात्मक समाज हमें देता है। कहने के लिए हम बोलते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ति रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति में लिखा है, लेकिन उसके साथ ही मनुस्मृति में और बहुत सारी चीजें लिखी है कि वेद का मंत्र अगर दलित और स्त्री के कान में पड़ जाए तो उनके कान में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है उसकी बातें मैं कर रही हूँ। तो आप देखिए कि हमारे समाज में 5 दिन तक जैसे महिलाओं को घर में अछूत समझा जाता है रजस्वला होने की स्थिति में, जबकि वो ब्लीडिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन उस समय उनको मंदिर नहीं छूना, पिता के खाने का, पति के खाने का ध्यान रखना, किचन में नहीं जाना। ठीक है, इस समाज में दलितों के साथ हमेशा से होता आया है। तो अपने घर में सवर्ण स्त्री छुआछूत का जो सामना करती है उसके लिए बहुत चिढ़ती है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन वही कुछ वो खुद भी कर रही होती है दूसरी जगह। तो हमारे यहाँ समानता नहीं है, असमानता बहुत रूपों में है। स्त्री विमर्श इन सब असमानताओं की बात करता है। पुरुष घर में निक्कर में घूम रहे होते हैं लेकिन लड़कियां चुन्नी रखे, दुपट्टा रखे, सास जेठ देवर के सामने घूंघट में रहे। फिर इस पर कई बार बात होती है कि भाई घूंघट किस लिए करना है, क्योंकि वो अपने घर के पुरुषों की इज्जत करती है। तो क्या वो मायके में अपने पिता और भाई की इज्जत नहीं करती थी, वहां सिर नहीं ढकती थी?
इज्जत ही करनी है तो वहाँ भी ढके, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मुस्लिमों में वहाँ पर भी वो करती है। छोटी एक मैं पढ़ रही थी कि एक बच्ची समुद्र में डूबने लगी, लेकिन उसके पिता ने उसको बचाने नहीं दिया क्योंकि दूसरा पुरुष उसको टच कर लेता और इस तरह वो मर गई। या एक छोटी बच्ची के सिर से कपड़ा हट गया तो उसके पिता ने उसको मारा, मर्डर कर दिया मतलब। तो ये चीज़ें, ये घूंघट, ये हिजाब, ये बुर्का, ये पर्दा, ये सब चीज़ें स्त्री विमर्श की अवधारणा के खिलाफ है। ये स्त्री और पुरुष के बीच में शारीरिक भेदभाव है, और शारीरिक भेदभाव के साथ में मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सारे भेदभाव कोरिलेटेड है। जैसे ही आप शारीरिक भेदभाव करते हैं उसके साथ सारे भेदभाव आ जाते हैं। इसी तरह हमारे व्याकरण में ऐसे शब्द हैं, जैसे स्त्री और पुरुष, लड़का या लड़की, दो लोग रिलेशन बनाते हैं, लेकिन कौमार्य भंग, वर्जिनिटी ब्रेक होना, ये सिर्फ लड़की के लिए आता है, जबकि पहली बार लड़के ने भी किसी के साथ किया होता है। पर इसी तरह शील हरण, इज्जत लूट जाना, इज्जत चला जाना, ऐसे घृणास्पद शब्द हमारी डिक्शनरी में हैं, जिनका अब कोई स्थान हमारे जीवन में, हमारी भाषा में नहीं होना चाहिए। पुरुषों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा छीना झपटी हो सकती है, उनके कोई सामान चोरी कर सकता है, लेकिन अगर स्त्रियां अकेली जा रही हैं, अंधेरे में जा रही है, रात में जा रही है, तो उनके साथ न सिर्फ सामान का खतरा बल्कि उनके शरीर पे असॉल्ट होने का खतरा। और उसको सिर्फ शारीरिक असॉल्ट नहीं मानते हैं, जैसे पुरुष का भी किसी ने पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, ट्रेन में से उसके साथ लूटमार हो गई, उसको उस घृणा की दृष्टि से नहीं देखेंगे कि अब इस पुरुष का कुछ पुरुषत्व तो कम हो गया, इसकी इज्जत कम हो गई। लेकिन स्त्री के साथ में उससे कम मात्रा में भी कुछ होगा, किसी ने टच कर लिया तो ये माना जाता है कि अब ये पहले जैसी नहीं रही, अब ये अपवित्र हो गई है, इसका स्थान कुछ अवमूल्यन इसका हो गया है। तो ये सारी चीजें असमानता है, शोषण है, लैंगिक भेदभाव। आप कन्या भ्रूण हत्या आप देख रहे हैं, लड़कों को पैदा करने के चक्कर में कितनी ज्यादा लड़कियां गर्भ में मारी जा रही हैं, इसकी वजह से हमारे यहाँ लिंगानुपात कितना चिंताजनक है। ये सारी चीजें स्त्री विमर्श के अंदर आती है। तो अगर आपको 20 नंबर का निबंध लिखना पड़े तो प्रारंभ से लेकर अंत तक की सारी असमानता की स्थितियां, फिर इसके विरुद्ध जो आंदोलन हुए टाइम टू टाइम, वोट देने का अधिकार, जॉब करने का अधिकार, कई लोग जैसे बोलते हैं कि अभी इनको बस में सीट भी चाहिए 33% आरक्षण और फिर इनको जॉब भी चाहिए, ये लड़कों की जॉब खा जाती है। ये आप मान के क्यों चल रहे हैं कि जॉब लड़कों के लिए बनी है? आप ये मानिए कि प्रत्येक मनुष्य एक देश का नागरिक है। संविधान में हमें लड़का या लड़की नहीं माना गया, संविधान में हम नागरिक हैं और प्रत्येक नागरिक के कुछ मूल अधिकार और कर्तव्य है। वहाँ लड़के और लड़की के आधार पर बांटा हुआ नहीं है। लेकिन जब आपने सदियों से उनको पीछे रखा तो उनको बराबरी में आने के लिए, प्रतिनिधित्व देने के लिए चीजें की गई है। आपकी वो नौकरियां खा नहीं रही है, सदियों से उनकी नौकरियां समाज खा रहा था, तो अब उनको अपने हिस्से की चीज देने के लिए इस प्रकार के आरक्षण की, इस प्रकार के बढ़ावा की, प्रोत्साहन की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर स्त्री विमर्श में, फेमिनिज्म में महिलाओं के खिलाफ लिंग के आधार पर होने वाले असमानता के विरुद्ध बोला जाता था और समानता के लिए लड़ा जाता था। लेकिन फिलहाल ये आंदोलन बहुमुखी हो चुका है। हर प्रकार की हिंसा के खिलाफ, हर प्रकार की असमानता के खिलाफ इस आंदोलन में बात उठाई जाती है, आवाज उठाई जाती है और समानता के लिए प्राणपण से लगा जाता है। इसमें कुछ महिला लेखिकाओं के नाम भी मैंने लिए हैं और कुछ आंदोलन वाले लोगों के नाम भी लिए हैं। और आप आगे पढ़िएगा, गूगल कीजिए, कुछ किताबें हैं इस मामले में आपको पढ़नी चाहिए। जैसे द सेकंड सेक्स है, इसका हिंदी अनुवाद आप पढ़ सकते हैं। स्त्री उपेक्षिता प्रभा खेतान का लिखा हुआ। मनु भंडारी की आपका बंटी पढ़ सकते हैं, उसमें एक तलाकशुदा स्त्री और पुरुष के बीच में बताया है, लेकिन कैसे स्त्री ज्यादा फंसती है, कैसे वो भावनात्मक रूप से उद्वेलित होती है, इस पर बात की गई है। ए लड़की एक ऐसा उपन्यास है, लघु उपन्यास है कृष्णा सोपती का, जिसमें विवाह करना जरूरी नहीं है और विवाह और बच्चे के बाद किस तरह से महिलाओं का जीवन दो पार्टों में फट जाता है, उन सब पे बात की गई है। अभी बहुत सारी चीजें छूट रही हैं। मैं तो बहुत छोटे लेवल पे बता रही हूँ क्योंकि ग्रेजुएशन में हम लोगों को फोकस है कि हम 400 शब्दों में हमें एक 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर देना है। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है, इसके बारे में सिरे से बहुत कुछ पढ़ना है। शरीर पे अधिकार इस रूप में भी नहीं है कि कोई माँ बनना चाहिए कि नहीं चाहिए चाह रही है, इस पे भी देखिए उसका हक नहीं है। उसके ससुराल वाले तय करेंगे कि कब वो बच्चे पैदा करेगी और कितने बच्चे पैदा करेगी। तो अपनी कोख पर अधिकार के लिए भी इस आंदोलन में बात की गई है। बहुत सारे चिन्हों को धारण करे या नहीं करे इसके लिए
लड़ाई चल रही है, हर रूप में इसमें समानता की बात की गई है, जिसको कई लोग फेमिनिज्म में कैंसर है यहाँ तक ले आते हैं कि ये जो औरतें हैं ये घर फोड़ने का काम करती हैं, या जो फेमिनिस्ट आंदोलन है ये महिलाओं को पुरुषों से आगे ले जाने की बात करता है। ये वो लोग हैं जो समान स्त्री पुरुषों से डरते हैं। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो खुद इस वजह से त्रस्त हैं। कोई पुरुष अगर अपनी पत्नी का, माँ का, बहन का कोऑपरेट करना चाहता है तो लोग उसको बोलते हैं स्त्रैण है, स्त्रियों जैसी हरकतें हैं, औरतों जैसे काम करता है। तो लड़का भी पैदा नहीं होता है, जैसे सिमोन ने कहा कि लड़कियां पैदा नहीं होती, समाज बनाता है, वैसे ही मुझे लगता है कि लड़के भी पैदा नहीं होते, बचपन में ही कहने लग जाते थे छोरो होकर रोवे, लड़का होकर रो रहा है, मर्द को दर्द नहीं होता। जबकि सही बात यह है कि लड़का हो या लड़की, आंसू जेंडर के आधार पर नहीं आते, दर्द सबको होता है चोट लगने पर। हर व्यक्ति जो सेंसिटिव है, जिसके सीने में दिल धड़कता है, उसको तकलीफ होगी तो उसको आंसू भी आएंगे, उसको दर्द होगा, वो चीख भी सकता है, वो दूसरों से शेयर भी करे। वो पुरुष शेयर नहीं कर पाते, बांट नहीं पाते, इसलिए हार्ट अटैक की समस्याएं उनमें बहुत अधिक होती है। तो एक सुंदर समाज, एक स्वस्थ समाज, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए जरूरी है कि सभी तरह की असमानताएं खत्म हो। स्त्री और पुरुष के बारे में फोकस है क्योंकि ये स्त्री विमर्श हमारा टॉपिक है। तो स्त्रियों और पुरुष के बीच में जब मित्रता रहेगी, जब दोस्ताना बातें होंगी, उनके अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर एक मानवीय धरातल पे सोचा जाएगा, तब समाज सुंदर बनेगा। इसमें कोई किसी के विरुद्ध नहीं है, खिलाफ नहीं है। पिता की संपत्ति में बेटे बेटी दोनों का अधिकार, सास ससुर के पालन पोषण, बाद में उनके भरण पोषण का दोनों को काम दिया जाए, बेटियां अपनी माँओं को रख सके, दामाद अपने सास ससुर का कर सके, बहुत सारी चीजें इसमें एक साथ में आएंगी। तो इस प्रकार से आज हमने स्त्री विमर्श पर बात की। और इसमें एक शब्द आता नारी। नारी अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। तो ये जो नारी वाला कॉन्सेप्ट है, एक नरम कोमल, थोड़ी सी पिघली हुई, झुकी हुई, एक कमजोर महिला की सी छवि बनाता है। तो स्त्री विमर्श में नारी शब्द के बजाय स्त्री पर जोर दिया गया। देखिए, स्त्री बोलने में भी थोड़ा जोर आता है, एक तनी हुई, अपने अधिकारों के लिए सजग और बात बात पर कमजोर नहीं पड़कर लड़ने के लिए उद्धत, कमर कस के तैयार रहने वाली स्त्री की छवि को गढ़ा गया। तो नारी के बजाय स्त्री शब्द पर इस आंदोलन में जोर दिया गया है। आज का हमारा टॉपिक यही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको बातें समझाने में मैं सफल हुई होगी। देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।